नमस्कार, सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू। मैं हूँ पारुल। अच्छा माँ, हमारा जैसे कि अनोखा काव्य पाठ चल रहा है और रोज हमें इतनी अच्छी महान महान हस्तियों के बारे में सुनने को और उनकी लिखी हुई कविताओं को सुनने का अवसर मिला है, जिसमें हम खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं और उनके अर्थों को इतने अच्छे से आपने बताया है कि उसी को समझने की कोशिश करते रहते हैं। अब आज आप किन महान हस्ती को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं? आज जिस हस्ती को आज का एपिसोड समर्पित है पारुल, वो है डॉक्टर हरिओम पंवार, और जिनके रोम रोम में वीर रस बसा हुआ है। मतलब उनकी कोई कविता आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये थोड़ी छोटे है, ये थोड़ी ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं। हर कोई एक मुद्दा हमारे राष्ट्र का ऐसा नहीं है अछूता जिस पे उन्होंने कविता न लिखी। और वो ऐसे कवि हैं कि वो मतलब सो रहा है ना व्यक्ति, जिसको कुछ नहीं करना या नहीं करना, वो भी है ना निकल के बाहर चला जाएगा। अरे वाह! इतना मतलब जोश, इतना वो सोए हुए को जगाने वाली जो स्थिति है वो कवि के अंदर है। और इतने उच्च स्तर के, मतलब इससे अच्छा तुमने वीर रस सुना मतलब मुझे तो नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे कवि हैं कि जो अलग अलग विधाओं में पारंगत हैं, लेकिन मतलब हरिओम पंवार की तो बात ही अलग है। और हरिओम पंवार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कवि है, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो वो किसी का लिहाज करेंगे कि अरे इसके लिए हम ऐसा ना करें, नहीं। वो जिसके लिए सत्य को कहने के लिए जिनका नाम जो ऐसे हस्ताक्षर है, वो डॉक्टर हरिओम पंवार। तो आज हम क्या सुनने जा रहे हैं? अच्छा, थोड़ा मैं ये और बताऊं कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, रहने वाले हैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के। बुलंदशहर के पास सिकंदराबाद एक जगह है, उसके भी पास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी से इनकी एजुकेशन हुई। और एक खास बात ये है कि ये तुम्हारे वाले फील्ड के हैं। अच्छा। इन्होंने LLM वहाँ से किया और उसके बाद में वहीं प्रोफेसर हो गए थे लॉ डिपार्टमेंट में, मेरठ यूनिवर्सिटी में। बाद में लॉ डिपार्टमेंट के डीन भी रहे ये, और फिर उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया पूरी तरह से कवि की भूमिका निभाने के लिए, देश को सोए हुए लोगों को जगाने के लिए उन्होंने समर्पित पूरी तरह से अपने आप को कर दिया। तो वैसे तो इतनी कविताएं मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन जो मुख्य 3 कविताएं, मैंने केवल 3 कविताओं के ऊपर प्राइज जीते हैं। अरे वाह! और यही 3 प्राइज मतलब तुम्हारी कविताएं तुम्हारी दीदी ने जीते। तो ऐसे मतलब उनका तो, हरिओम पंवार का तो हमारा घर का बच्चे से लेके माँ बाप सब ऋणी है कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हमें दी, कि जिनको जब हम कभी अकेले भी होते हैं तो हम उनको बहुत अच्छे से मतलब अकेले भी सुनते हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही सुनते हैं। तो आज जो कविता सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने रखने जा रही हूँ वो है, जब खालिस्तान की मांग की गई थी तब उन्होंने समझाया है सरदारों को, सिखों को, वो कविता है। आनंद लीजिए। मंदिर गुरुद्वारों की हलचल, पूजा के घर में दावा नल, सहमी सहमी रुंझुन पायल, भीगा भीगा माँ का आंचल, ये सतलज का घायल पानी, झेलम के तट की वीरानी, सिसकियां भाखड़ा नंगल की, परिपाटी खूनी दंगल की, ये रोती रांझा हीर कथा, ये भंगड़े की बीमार कथा, ये तुष्टिकर्ण की परिपाटी, ये घर घर में चंबल घाटी, आंधी आतंकवादियों की करतूतें उग्रवादियों की, ये मनमानी मदहोशों की, ये हत्याएं निर्दोषों की, ये रोज रोज की हत्याओं का कोई दौर दिखाई देता है, इन हत्याओं के पीछे लाहौर दिखाई देता है। तो जिस धर्म के तुम अनुयायी हो उस धर्म के हम भी कायल हैं, उस धर्म की आभारी गंगा यमुना की कलकल हैं। हम शीश झुकाकर कहते हैं हम पर एहसान तुम्हारा है, अमृतसर का गुरुद्वारा हमको भी प्राणों से प्यारा है। हम कैसे कभी भुला देंगे वो रक्षा वाली फरियादें, इस मिट्टी के कण कण में है गुरु तेग बहादुर की यादें। हम गुरु नानक का संदेशा घर घर में गाने वाले हैं, हम ऊधम की कुर्बानी पर फूल चढ़ाने वाले हैं। हमें याद है भगत सिंह के रंगे बसंती चोले की भरी जवानी, फांसी खाते उन मस्तों के टोलों की। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का,
हम क्या एहसान चुकाएंगे उनके आंखों के पानी का, हम उनकी यादें भी कर ले मन हो जाता है पारायण, हमको गुरु ग्रंथ साहब ऐसे जैसे हैं गीता रामायण। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हम हिंदुस्तान बांट देंगे, दो हाथ कटा बैठे पहले अब माँ का वक्ष काट देंगे, अपने ही आंगन में हम कोने कोने हो जाएंगे, सारी दुनिया के आगे ओछे बोने हो जाएंगे, जलियांवाला बाग हमें धिक्कारेगा बर्बादी पर, हम कैसे सीना तानेंगे जग में अपनी आजादी पर। इसलिए निवेदन है मेरा, इसलिए निवेदन है मेरा एक गुरु नानक जी के बेटो, आओ तुम हमसे गले मिलो यूं अंगारों पर मत लेटो, सत श्री अकाल तुम्हें जितना उतना हमको भी प्यारा है, पंजाब नहीं सारा भारत ही गुरुओं का गुरुद्वारा है, हम तुम एक माँ के बेटे हैं कोई जुदा नहीं कर पाएगा, हम में तुम में ये बंटवारा कोई खुदा नहीं कर पाएगा, हम में तुम में ये बंटवारा कोई खुदा नहीं कर पाएगा। अरे वाह, मतलब जो पहले वीर रस सुना था हमने, आज उससे कुछ अच्छा ही और सुनने को मिला है। एक एक शब्द में देशभक्ति ऐसी कूट कूट के भरी गई है कि चल दो बस, आ जाओ, आओ सामने, कौन आ रहा है? उठा लो तलवार, ऐसी वाली स्थिति होती है। तो उनके तो एक एक शब्द के लिए, एक एक कविता के लिए उनको जितना धन्यवाद करो उतना कम है कि उन्होंने इतना अच्छा लिखा है। एक कविता उन्होंने लिखी है कि इकबाल साहब ने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और वो कहते हैं फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भी मतलब मैंने बहुत सुनाई है। सुना दीजिए हमें भी। जहां सुरक्षा कर्मी जब जिसको चाहे कर दे अंधा, और पुलिस की चौकी ऐसे जैसे पंडों का धंधा, मुठभेड़ों के नाम पे हत्या होती है निर्दोषों की, चौराहों की मर्यादा है मुट्ठी में मदोशों की, जिसका रोज तिरंगा अपने लोहू में संजाता है, बेटे का पिस्टल माँ के ही सीने पर तन जाता है, जिसके दिल में उग्रवाद के लोहू का फब्बारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। गर्मी सर्दी बरसातों में निर्धन मर जाए तो क्या, गर्मी सर्दी बरसातों में निर्धन मर जाए तो क्या, आमों की गुठली के आटे की रोटी खाएं तो क्या, आदिवासी भूखे नंगे पेड़ों की पत्ती खाएं, पगडंडी पर पैदा होकर फुटपाथों पर मर जाएं, हम अपनी झोपड़ियों के आंगन में भूख सहेजेंगे, लेकिन अपनी कला नाचने अमेरिका में भेजेंगे, भूखों से भी भीख मांग ले, भूखों से भी भीख मांग ले, भारत वो बंजारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। और जो समस्या बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है अभी भी और चलती आ रही है, तो जहां बुद्धि तो ली जाती है जाति के आधारों में, देश की नैया खिबती है आरक्षण की पतवारों में, कूटनीतियां भेद रही है दुश्मन की गद्दारी को, और योग्यता भेद रही है कुर्सी की मक्कारी को, जहां परीक्षा से पहले परिणाम सुरक्षित होता है, जहां परीक्षा से पहले परिणाम सुरक्षित होता है, मिट्टी के माधों का भी सम्मान सुरक्षित होता है, आरक्षण कानून जहां की प्रतिभा का हत्यारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ये तो सच में सोते हुए को जगाने वाली कविताएं हैं। और ये जो कविताएं हैं मतलब मेरी जिंदगी, ये समझ लो मैं कब से मेरी प्रिय कविताएं जब मैंने पहली बार सुनी थी, और वो सन था 91-92 में मैंने ये कविताएं सुनी, और तब से ये आज तक चल रही है। बहुत ही शानदार कविताएं थी। एक कविता की बात बताऊं तो वो कविता उन्होंने जो लिखी है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो जब हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई है, तो उस हत्या में उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी मैंने इनके सिंहासन के विपरीत लिखा है, मतलब इनका जो वो है उसके मैंने अगेंस्ट ही लिखा है सब, लेकिन आज जब वो नहीं रही है तो मैं कभी अंदर से रो रहा है, अंदर से रो रहा है। तो वो कविता भी मुझे बहुत पसंद है, तुम कहो तो मैं सुनाऊं? बिल्कुल। वो कह रहे हैं, इसमें शब्दों में भी कह रहे हैं, मैं लिखते लिखते रोया था, मैं भारी मन से गाता हूँ, जो हिम शिखरों का फूल बनी मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ,
मैंने उनके सिंहासन के विपरीत लिखा कविता गाई, लेकिन उनके न रहने पर आंखें आंसू भर भर लाई। रह रह करके झकझोरेंगी ये आंधी, खूनी आंधी की, जैसे दोबारा से हत्या हो गई महात्मा गांधी की। वो पर्वत राजा की बेटी ऊंची हो गई हिमालय से, उसने भारत ऊंचा माना सब धर्मों के देवालय से। भूगोल बदलने वाली वो इतिहास बदल कर चली गई, जिससे हर दुश्मन हार गया, अपनों के हाथों चली गई। ओछे ओछे देशों की माटी ने ये ओछी मक्कारी की है, पर घर के ही जयचंदों ने भारत से गद्दारी की है। बीबीसी से धमकी देना कायरता है, गद्दारी है, पर हम और किसी को क्या रोए, गोली अपनों ने मारी है। हमने मुट्ठी भींची खोली, लेकिन गुस्से को पी डाला। हम कई समंदर रोए, हमने पी है गम की हाला। हम हिंसा का बदला चाहे तो हिंसा से ले सकते थे, एक जान के बदले में उनकी जानें ले सकते थे। लेकिन हिंदू सिख भाई है ये परिपाटी नीलाम न हो, केवल 2-4 कातिलों से पूरा मजहब बदनाम न हो। इसलिए क्रोध के कारण जब बदले की खूनी हवा चली, संयम डोला बुद्धि सोई, जलने वाले थे गांव गली। तब हिंदू जाति आगे बढ़ सिखों की पहरेदार हुई। इंदिरा जी की जान गई, हम एक रहे परिपाटी पर, उनके लोहू का कर्जा है पूरे भारत की माटी पर। अब आते हैं, इंदिरा जी नहीं रही है तो ये देश नहीं मर जाएगा। इंदिरा जी नहीं रही है तो ये देश नहीं मर जाएगा, कोई ना समझे कोई भारत के टुकड़े कर जाएगा। जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है, वो बंटवारे का रोगी है, उसका ये रोग पुराना है। लेकिन रावलपिंडी पहले अपने दामन में तो झांके, अपने घर का धुआं देखे, मेरे आंगन में ना ताके। भारत में दखलंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा, रावलपिंडी लाहौर कराची तक भारत कहलाएगा, रावलपिंडी लाहौर कराची तक भारत कहलाएगा। बहुत शानदार, इसमें बिल्कुल उनका जो शौक है इंदिरा। और ये भी कविता है ना, वास्तव में ये है कि ये पूरी नहीं है, पूरी नहीं सुनाई है मैंने, काफी बड़ी कविता है। लेकिन जितना है, जितनी बताई है समय की उसके हिसाब से, लिमिटेशंस के हिसाब से, उतना है। तो ये 3 कविताएं मेरी बहुत पसंदीदा कविताएं हैं। और हरिओम पवार जी को ईश्वर हमेशा स्वस्थ रखे, दीर्घायु करे, और ऐसे ही वो देश के सोए हुए लोगों को, जवानों की रगों में खून को दौड़ाने वाली कविताएं लिखते रहें, और हम और आप जैसे लोग उनका वाचन करते रहें, उनका अनुसरण करते रहें। ये जब आप बोलते हो ना, जब आप अंतरतम से, जब अंदर से बोलते हो ना, तो अंदर आपके इतनी बिजली, अगर आपने सच में अंदर से बोला है, केवल मुंह से नहीं, उसको अनुभव करके बोला जब अंदर से हम करते हैं ना, तब आपको वो समझ में आती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर से पारुल, इस एपिसोड के अंत में मैं फिर एक बार हम लोग नमन करते हैं डॉक्टर आदरणीय श्री हरिओम पवार जी को। तो इसके लिए और आगे की हस्तियां आपसे मुखातिब होती रहें, आपको काव्य पाठ सुनने को मिलता रहे, उसके लिए सबसे पहला काम है भाई, आज केसरिया बाना देखिए और आप करिए सब्सक्राइब, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। ठीक है। इसके अलावा खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।